सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं कि हमारा भारत का इतिहास साक्षी है कि हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो हुआ सन 1857 में, उसमें रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारी वीरांगनाओं का जो त्याग था, जो संघर्ष था, उसका वर्णन अविस्मरणीय है। स्वराज्य की नींव रखने में इन स्त्रियों की जो भूमिका रही है वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक एकांकी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वराज्य की नींव और लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। ये है लेखक विष्णु प्रभाकर जी। उनका जन्म 21 जून 1912 के दिन मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। यहाँ पर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई है कि ढलती रात और स्वप्नमयी, ये दो उनके उपन्यास है। संघर्ष के बाद ये उनका कहानी संग्रह है। नवप्रभात, डॉक्टर, ये उनके नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी और अशोक, ये उनके एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, ये उनका संस्मरण और रेखाचित्र है। और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना आवारा मसीहा, उन्हें विष्णु प्रभाकर जी को एक नई पहचान मिली। आवारा मसीहा, जिसके अंदर शरद चंद्र बाबू की जीवनी लिखी है। ये इतनी प्रचलित है कि विष्णु प्रभाकर जी का नाम आते ही हमारे सामने आवारा मसीहा और आवारा मसीहा का नाम आते ही विष्णु प्रभाकर जी का नाम स्मरण होता है। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में आरंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्रता लेखन की ओर उनकी जीविका का साधन बनाया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचना में रोचकता और संवेदनशीलता है और सर्वत्र व्याप्त है। उनकी भाषा सहज व सरल है। तो उनकी एक रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वराज्य की नींव। साहित्य प्रकार है एकांकी। तो स्टूडेंट्स, हमें पहला ही प्रश्न होता है कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी ये एक नाटक का प्रकार है, एक वत्ता अंकी, कि एक अंक का जो नाटक रहता है उसे एकांकी कहते हैं। ऐसे तो नाटक कई दिनों तक चलते हैं धारावाहिक के रूप में, जिसे हम सीरियल कहते हैं। लेकिन जो एक ही बैठक में नाटक पूर्ण हो जाए, एक ही बैठक में उस नाटक का हेतु पूर्ण होता है, यानी बहुत छोटा सा एक नाटक का जो भाग रहता है उसे कहते हैं एकांकी, एक वत्ता अंकी। एक अंक का जो नाटक रहता है उसे कहते हैं
एकांकी। तो आइए हम पढ़ते हैं विष्णु प्रभाकर जी का एक एकांकी स्वराज्य की नींव। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं रानी लक्ष्मीबाई, सेनापति तात्या, रघुनाथ राव और रानी लक्ष्मीबाई की दो सखी जूही और मुंदर। तो ये नाटक शुरू होता है, इससे पहले हमें उसका बैकग्राउंड देखना है, यानी रंगमंच पर एक भूमिका तैयार करते हैं। तो आइए हम पहले भूमिका तैयार कर देते हैं, फिर इस एकांकी की शुरुआत करते हैं कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा रहा है। यानी एक स्टेज है जिसे कहते हैं हम रंगमंच, जहाँ पर रंगमंच यानी जहाँ पर नाटक प्रस्तुत होता है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेज कहते हैं, जहाँ पर नाटक होता है। तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है, यानी युद्ध का एक दृश्य है। और युद्ध है तो जो लड़ने का जो कैंप लगा हुआ है, कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कोटि के सैनिक की वेशभूषा में हैं। यानी युद्ध का दृश्य है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से उत्तेजित अवस्था में यानी क्रोधावस्था में गुस्से से बोल रही है और ये नाटक शुरू होता है। पर्दा उठता है और पर्दा उठने के साथ ही नाटक शुरू होता है और लक्ष्मीबाई बोलती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, जहाँ से कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़ने मारने लगती है। उससे जूझती हो तो नाविक सो जाता है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उड़ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका तैयार है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। यानी रानी लक्ष्मीबाई जूही से उत्तेजित अवस्था में क्रोध से गुस्से से बोल रही है कि देखो ये क्या से क्या हो गया। यानी रानी लक्ष्मीबाई के हाथ से अब तीनों ये किले जो थे, झांसी का किला, कालपी का किला और ग्वालियर का किला, तीनों ये किले अंग्रेज़ों के हाथ चले गए हैं। यानी युद्ध करके अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। यानी रानी लक्ष्मीबाई का तो एक ही लक्ष्य था कि उनका जो राज्य था झांसी, उसे वापस लाना था। उस समय दौरान जो राज्य थे वो देसी राज्य थे। ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ऐसे बड़े राज्य नहीं थे, लेकिन झांसी, ग्वालियर यानी उनके अलग अलग राजाओं राज करते थे। तो उनके जो किले थे ये अंग्रेज़ों के हाथ चले गए और रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनकी झांसी अंग्रेज़ों के हाथ से वो वापस लाना चाहती थी। इसलिए वो कहती थी कि झांसी, कालपी, ग्वालियर ये उनकी जो मंजिल थी, यानी उनका जो राज्य था वो वापस लेना था, वही उनका लक्ष्य था। मंजिल शब्द का अर्थ है लक्ष्य, कि मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। यानी रानी लक्ष्मीबाई उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। स्वराज्य यानी खुद का राज्य, स्व यानी खुद का और राज्य अपना राज्य, स्ववत्ता राज्य, उससे आते देखती हूँ, परंतु दूसरे एक क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अड़ जाना यानी रुकावट बनना एक मुहावरा है। यानी हिमालय अड़ जाता है, तो हिमालय पार करना कोई मामूली बात नहीं है। यानी कठिन से कठिन संकट आ जाता है। हिमालय पार करना कोई मामूली बात नहीं है। तो हिमालय पार करने जैसी बड़ी विपत्ति आ जाती है। तो ये झांसी लेने के लिए अंग्रेज़ों से हाथ
अंग्रेज़ों से वापस लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई खूब मेहनत करती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। यानी हिमालय अड़ जाता है, संकट आ जाता है। तो उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़ने मारने लगती हैं, और उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि एक समस्या को मैं हल करती हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़ने मारने लगती है, यानी एक समस्या से जूझने के बाद दूसरी समस्या आ जाती है, और उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। नाविक यानी नौका चलाने वाले, जिसे हम मांझी भी कहते हैं। यानी किसी भी तरह से उन्हें सफलता नहीं मिलती, और एक न एक नई नई समस्या आती रहती है। झांसी प्राप्त होती है तो ग्वालियर चला जाता है, ग्वालियर आता है तो झांसी। अब उनके हाथ से तीनों और ये किले चले जाते हैं, झांसी, कालपी और ग्वालियर। तो ये जूही को कहते हैं कि देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज क्षितिज शब्द का अर्थ होता है कि बहुत दूरी तक देखना, जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन सा होता हो। यानी हमें इतनी दूर तक देखना है जहाँ पर धरती और आकाश दोनों एक रेखा में नजर आते हो, उस रेखा को कहते हैं क्षितिज। कि कैसी लपलपाती हुई लपटें उड़ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका तैयार है। प्रलय यानी विनाश, यानी अब लड़ाई होने वाली है। प्रलय की भूमिका तैयार है यानी लड़ाई होने की तैयारी है। ये अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सफलता मिलेगी, अर्थात अंग्रेजों को, यानी युद्ध होने वाला है। और हमने रंगमंच पर ऐसी एक भूमिका तैयार की है कि युद्ध होने वाला है, और इसीलिए वो क्रोधावेश में थी। प्रलय की भूमिका तैयार है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। तो तत्कालीन जो राजा थे राव साहब, वो राजा तो थे, लेकिन अपने राज्य का, अपने किले का ध्यान नहीं रखते थे। वो ऐसो आराम में मशगूल थे, यानी ऐसो आराम यानी भोग विलास में मशगूल थे। ये ऐसे राव साहब ऐसे थे, उन्हें मदिरा पीना, फिर स्त्रियों का नृत्यांगना जो रहती है उनके आगे नाचती है, वो उनके पसंद था। यानी भोग विलास में थे ऐसे राजा। यानी वो ये राव साहब थे, वो अपने किले की ध्यान न दे सके, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के हाथ चले गए। बस इसी बात से ये रानी लक्ष्मीबाई उत्तेजित थी, क्रोधावेश में थी, और वो आवेश में आते ही सहसा मौन हो जाती है। सहसा यानी तुरंत, क्रोध से वो चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि रानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्र होकर, यानी वापस उनका क्रोध था वो कहीं सारा बढ़ गया। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन इससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यानी उस समय ये राव साहब थे, वो भोग विलास में थे, तो ये ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए ये किले चले गए हैं झांसी, कालपी और ग्वालियर। तो रानी को ये भोग विलास पसंद नहीं था। तो राजा जो होते हैं उन्हें तो अपनी प्रजा का रक्षा करना है, अपने किले का ध्यान रखना है, लेकिन ये राव साहब कुछ राजा के जो उनका जो पक्ष था उसमें असफल हुए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित हो गई है और कहती है कि मैं अकेली हूँ, यानी राव साहब उन्हें साथ नहीं दे रहे लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये वो कहती है कि मैं अकेली हो गई हूँ। तो फिर कहती है रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अकेली हो तो क्या हुआ, लेकिन इससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूँगी, यानी मैं अकेली खुद लड़ूंगी। तब जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली हो महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने बताया कि मैं अकेली लड़ूंगी, तो जूही कहती है आप अकेली नहीं हो, आप तो गीता पढ़ती हो, यानी श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो नेक कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, उसे श्री कृष्ण भगवान साथ देंगे। यानी ये महारानी कोई अच्छा काम कर रही है, हमारे
हमारे राज्य की, हमारे देश की रक्षा करना एक अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। तो ये कोई गलत कार्य नहीं है, तो अच्छा कार्य है। इसलिए जूही उन्हें समझाती है कि स्वराज्य प्राप्त करना कोई गलत कार्य तो है नहीं। हमारा कर्तव्य है हमारे देश की रक्षा करना, हमारे राज्य की रक्षा करना, हमारे धर्म की रक्षा करना। तो ये तो नेक कार्य है, तो फिर ये निराशा कैसी? श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, जो नेक कार्य करेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो वो समझाती है जूही कि आप निराश मत हो। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? बाबा गंगादास ने कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, और जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। यानी बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत या ऊंच नीच का जब भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता। दूसरी बात कही थी कि जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, यानी विलास प्रियता यानी भोग विलास। विलास शब्द का अर्थ हमने आगे वाली काव्य में भी पढ़ा था, धन वैभव विलास। यानी विलास यानी सुख, यानी जो सुख है उससे प्रिय। यानी जो ये राव साहब थे वो भोग विलास में थे, उन्हें मदिरा और स्त्रियों का नृत्य ही पसंद था, इसलिए वो अपने राज्य में अपने किले का ध्यान नहीं न दे पाए। तो भोग प्रियता को, विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक बनना है। जन यानी इंसान, जो आम जनता है उनकी सेवा करना। जन सेवक यानी जनता की सेवा करना। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, जब हम समास पढ़ेंगे उस दौरान हम विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे। तो जन सेवक नहीं बन जाते, हमें लोगों की जन सेवा करनी है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, हमने कई बार सुना है। तो जब तक हम भोग विलास को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिलता। तो स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा से, तपस्या और बलिदान से। ये बात गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई को बताई थी। अब जूही कहती हैं, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। यानी अब जूही उन्हें समझाती है, रानी लक्ष्मीबाई, कि हम स्वराज्य प्राप्ति ये हमारा लक्ष्य है, तो उससे बढ़कर शायद उस समय के दौरान शायद अंग्रेज लोग वो ये किले ले गए हैं, यानी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। तो हो सकता है हमें ये झांसी, कालपी और ग्वालियर वापस न मिले, यानी स्वराज्य न मिले। तो उससे बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी उसके लिए प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ना। हम शुरू से ही किसी लक्ष्य को प्राप्त न कि मेहनत न करें तो वो गलत बात है। हमें जो चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। हाँ, वो ना मिले वो ईश्वर पर छोड़ दो, अपने ईश्वर की इच्छा है, अपने अल्लाह की इच्छा है, यूँ समझकर हम छोड़ दो कि ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया। लेकिन हम प्रयत्न ही ना करें तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, और हम मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। तो स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। नींव का पत्थर यानी जो इमारत रहती है वो अपने नींव पर खड़ी होती है। इस बात को मैं गुजराती में बोलूँ तो नींव का अर्थ होता है पायो। એટલે ગુજરાતીમાં કહું તો જેમ ઇમારતનો પાયો, જો ઇમારતનો પાયો મજબૂત હોય તો ઇમારત એટલી ટકાઉ બને છે અને મજબૂત બને છે. પરંતુ જો પાયો જ ના હોય તો આપણે મહેનત કરીએ, પરંતુ આપણે મહેનત કર્યા વગર જ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત નથી થતું. એના માટે આપણે કંઈક પાયા સ્વરૂપ મહેનત કરવી પડે છે. यानी स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है, इस बात को बताती है कि नींव का पत्थर बनना है हमें, ताकि हमें देखकर लोग प्रेरित हो कि स्वराज्य क्या है। सफलता और असफलता
देव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। यानी हमें प्रयत्न करना है। जो ही रानी लक्ष्मीबाई को कहती हैं कि हमें नींव का पत्थर बनना है, झांसी प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न है, लड़ाई करनी है, हम करेंगे। हमारा बलिदान देना पड़ेगा तो हम देंगे। लेकिन इस बात को लोग आगे दोहराएंगे और इसी के चलते हुए सन 1857 से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके बाद कई सारे संग्राम हुए और सन 1947 में हमें आज़ादी मिली। तब लक्ष्मीबाई आगे कहती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, यानी जूही को कहते हैं कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। यानी हमारे देश में, भारत देश में जो स्वातंत्र संग्राम हुआ, उसमें स्त्रियों की भूमिका भी कम नहीं है। आज भी हम उन स्त्रियों का सम्मान करते हैं। उनके सेवा से, उनकी तपस्या से, उनके बलिदान से हमारा मस्तक नतमस्तक हो जाता है। यानी सम्मान से हम देखते हैं उन्हें आज भी। तो वह निश्चय ही महान देश होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। शक्ति है फिर भी दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? यानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि लक्ष्य प्राप्त के लिए मेहनत करेंगे, ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें लक्ष्य मिलेगा, अर्थात न मिलेगा। लेकिन हम मेहनत ही ना करें तो वो गलत बात है। तो आगे कहती है रानी लक्ष्मीबाई कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। यानी ये स्त्रियां जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये अंग्रेज़ों से लड़ना चाहती थी, लेकिन जो राव साहब थे वो श्रेष्ठ राजा थे उस समय, तो वो अनुमति नहीं दे रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को तो लड़ना था, लेकिन ये राजा लोग थे उस समय, वो साथ नहीं दे पा रहे थे। इसी का फ़ायदा ये अंग्रेज़ों ने उठा लिया था। अगर वो राव साहब भोग विलास में न रहते तो उस समय अपने किले का ध्यान देते और तो अपनी जो शक्ति थी वो दुगनी हो जाती। अंग्रेज हमें आँख उठाकर भी कभी नहीं देखते। इसीलिए कहा कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। यानी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना थी, बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन राजा अनुमति नहीं दे रहे थे। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। तात्या ये बड़ा महानायक सेनापति है, उनके पास भी बहुत सारी सेना है और ये उस सेना का सेनापति है। यानी उनका जो सैन्य था बड़ा विशाल था, शक्ति भी थी लोगों में, लेकिन जब तक राव साहब अनुमति नहीं देते तो वो लोग कैसे लड़ सकते हैं। उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, यानी रजा नहीं दी गई थी कि तुम भी लड़ाई करो अंग्रेज़ों के विरोध। इसीलिए कहा है कि तात्या जैसे सेनापति थे फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन का अर्थ होता है शिस्त, यानी सब कुछ जैसे का तैसे चल रहा था उस समय। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी ग्वालियर का किला, यानी मराठे जो लोग थे, वीर लोग थे, बहादुर लोग थे, वो चाहते तो अंग्रेज़ों से हाथ ही न जाते देते ये किला, ग्वालियर का किला। लेकिन उस समय के जो राजा थे उन्होंने अनुमति नहीं दी। वो उनको भोग विलास में सब कुछ निकल गया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उससे प्रश्न करते हैं, जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? जो ही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जूही ने कौन सा वाक्य बोला कि हम विलासिता में डूब गए हैं? उसने हम बोल दिया।
हालांकि हम शब्द के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। जूही, रानी लक्ष्मीबाई, सेनापति रघुनाथ, और उसका ये जो वाक्य था ये गलत तरीके से मुंह से निकल गया कि हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? ये जो जूही के जो शब्द थे, हम विलासिता में डूब गए हैं, ये मुंदर ने पकड़ लिए हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब और बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या। तो जूही कहती है, सहसा नहीं, सहसा का अर्थ होता है तुरंत। मुंदर, सेनापति नहीं, यानी सेनापति तात्या भोग विलास में नहीं है। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। यानी जब जूही ने कहा कि सेनापति तात्या भोग विलास में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राव साहब है, तभी मुंदर ने मुस्कुराकर कहा, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है यानी जो सत्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपनी तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। यानी जूही ने जब बताया कि सेनापति तात्या है, वो भोग विलास में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राव साहब है, तो जूही कहती है कि तुमने इसका पक्ष क्यों लिया? सेनापति तात्या को क्यों बचाया अपने मुँह बोली बात से कि सेनापति भोग विलास में नहीं है? क्योंकि तुम उन्हें अपना स्वामी मानते हो। और जूही ने भी कहा था कि जो तथ्य है उसे छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरदार जो है तात्या, वो तो एक सेनापति है, वो क्या कर सकता जब खुद राव साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देता। और तात्या तो उन्हें राजा को अपना स्वामी मानता था, वो तो स्वामी भक्त थे, उस समय वो वफादार था सरदार तात्या। राव साहब भोग विलास में है, सरदार तात्या एक वीर सेनापति हैं। अगर राव साहब बोलते नहीं कि जाओ लड़ो, तो वो अपनी शक्ति कैसे प्रदर्शित करेगा? वो तो सरदार तात्या तो राव साहब को स्वामी मानते थे। और मुंदर कहती है, और तुम उस सेनापति को अपना स्वामी मानती हो, इसलिए तुमने उसका पक्ष लिया। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। यानी जूही है वो सेनापति तात्या को अपना स्वामी मानती है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जूही जो है किसे अपना स्वामी मानती है? तो सेनापति तात्या को। इसीलिए वो दृढ़ स्वर में कहती है कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, मानती रहूँगी, लेकिन इससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। तात्या से भी अधिक रानी लक्ष्मीबाई को वो स्वामी मानती है, और महारानी से भी बढ़कर अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, ऐसा दृढ़ स्वर में कह दिया। यानी साफ साफ शब्दों में जूही ने मुंदर को बता दिया कि वो मेरे स्वामी, मैं उन्हें मानती हूँ सेनापति को, लेकिन इससे बढ़कर मैं महारानी को और इससे भी बढ़कर अपने देश को स्वामी मानती हूँ, और देश के और रानी लक्ष्मीबाई के आगे मैं सेनापति तात्या को ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ।